आज से हर घर तिरंगा अभियान का शंखनाद हो चुका है। हमारी आन बान और शान, हमारी स्वाधीनता का मान, हमारी राष्ट्रीयता की पहचान तिरंगा हर घर हर दिल में लहरा रहा है। आसमान की सीना चीर जय है के उद्घोष के साथ तिरंगा फहरा रहा है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आइए हम सब भी इसका हिस्सा बने और हर घर तिरंगा फहराएं। जी हां, संसद टीवी भी आपसे अपील करता है कि आप भी अपने घर तिरंगा लगाएं और आइए हम सब मिलकर आजादी का ये उत्सव मनाएं। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा, घरों घरी तिरंगा, प्रत्येक घरी तिरंगा। आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है। नए भारत की नई कहानी अब आसमां को सुनाना है। गर्व है इस तिरंगे पर, सारे जहां को ये दिखाएंगे। अमृत काल मनाएंगे, घर घर तिरंगा लहराएंगे। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। तिंटा झंडा मने मनेगु त्रिवर्णा। लम्बिंगु वन्नकोडी और आइए सबसे पहले जानते हैं कि हेलो इंडिया में आज क्या है खास। नजर डालते हैं हेलो इंडिया हाइलाइट्स पर। हेलो इंडिया का आगाज करेंगे, जानेंगे देश राज्यों की प्रमुख खबरों को विस्तार से। आपको बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों के बारे में, बताएंगे देश विदेश से जुड़ी खबरें। और आज से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो गई है और इस अभियान से जुड़ी देश भर की तस्वीरों से आपको कराएंगे रूबरू। पलटेंगे इतिहास के पन्नों को, जानेंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। और इसके अलावा और भी है बहुत कुछ खास, तो अगले आधे घंटे आप जुड़े रहिए हमारे साथ। स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आज से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों के उत्साह की सराहना की है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत पूरे देश भर में 20 करोड़ से ज्यादा तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया है। 22 जुलाई 2022 को इसके लिए सरकार ने तिरंगा फहराने के नियमों में भी कई अहम बदलाव किए हैं। अब रात में भी झंडा फहराया जा सकेगा। इसके अलावा मशीन से बने और पॉलिएस्टर से बने झंडे को भी लोग फहरा सकेंगे। संशोधन के पहले केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक केवल हाथ से बना हुआ या काता हुआ ऊन, कपास या रेशमी खादी से बना झंडा ही फहराया जा सकता था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने कोटा स्थित आवास पर आज सुबह तिरंगा फहराया और सभी से इस राष्ट्रीय अभियान में भागीदारी निभाने की अपील की। खाने पीने का सामान सस्ता होने से खुदरा महंगाई जुलाई में 6.71% पर आ गई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जून 2022 में महंगाई दर 7.01% थी, जबकि पिछले साल जुलाई में 5.59% थी। आंकड़ों के मुताबिक खाद्य मुद्रास्फीति भी जुलाई महीने में नरमी पकड़कर 6.75% पर पहुंच गई। हालांकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रास्फीति अभी भी रिजर्व बैंक के संतोषजनक स्तर की उच्च सीमा 6% से ऊपर बनी हुई है। चालू वित्त वर्ष के पहले 3 महीने में खुदरा मुद्रास्फीति 7.0% से ऊपर ही रही है।
विनिर्माण, बिजली और खनन जैसे क्षेत्रों में मजबूत प्रदर्शन के साथ देश का औद्योगिक उत्पादन जून में 12.3% बढ़ गया। ये लगातार दूसरा महीना है जब औद्योगिक उत्पादन में दोहरे अंकों की वृद्धि हुई है। इस साल मई में आईआईपी 19.6% बढ़ा, जबकि अप्रैल में इसमें 6.7% की वृद्धि हुई। औद्योगिक उत्पादन जून 2021 में 13.8% बढ़ा। विनिर्माण क्षेत्र में इस साल जून में 12.5% की वृद्धि हुई। पिछले साल इसी महीने में ये 13.2% बढ़ा था। बिजली क्षेत्र की वृद्धि दर जून में 16.4% रही, जबकि जून 2021 में इसमें 8.3% की वृद्धि हुई। खनन क्षेत्र की वृद्धि दर जून महीने में 7.5% रही। एक साल पहले जून में इसमें 23.1% की वृद्धि दर्ज की गई थी। यात्री वाहनों की थोक बिक्री इस साल जुलाई में सालाना आधार पर 11% बढ़कर 2,93,865 इकाई पहुंच गई। पिछले साल जुलाई में डीलरों की कुल 2,64,442 यात्री वाहनों की आपूर्ति की गई थी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकारी समितियों के जरिए 10 लाख करोड़ रुपए का कृषि ऋण मुहैया कराने के लिए देश भर में 2 लाख से अधिक नई प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों के गठन की जरूरत है। अमित शाह ने ग्रामीण सहकारी बैंकों के एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि देश में फिलहाल 95,000 से अधिक पैक्स समितियां मौजूद हैं, लेकिन उनमें से करीब 63,000 समितियां ही सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पैक्स समितियां कृषि क्षेत्र की कर्ज प्रणाली की आत्मा है, लिहाजा उनका सशक्तिकरण और विस्तार जरूरी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित वीर गाथा प्रतियोगिता के सुपर 25 छात्रों को दिल्ली में सम्मानित किया। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रतियोगिताओं के लिए आई छात्रों की प्रविष्टियों में उनकी रचनात्मकता, जोश और उत्साह परिलक्षित होता है। इसमें उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के साहस और बलिदान को खूबसूरती से चित्रित किया है। रक्षा मंत्री ने राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए छात्रों से वीरता और बुद्धिमत्ता के बीच संतुलन बनाने और एकजुट होकर काम करने का अनुरोध किया। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हमारे जवानों का शौर्य स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। सरकार ने फोर्टिफाइड यानी कि अतिरिक्त पोषक तत्वों से युक्त चावल योजना के दूसरे चरण के तहत अप्रैल से अभी तक पीडीएस के जरिए करीब 6.83 लाख टन चावल का वितरण किया है। इस योजना की शुरुआत से अब तक राज्यों में लगभग 17.51 लाख टन फोर्टिफाइड चावल वितरित किया गया। योजना के पहले चरण जो है उसकी शुरुआत अक्टूबर 2021 में हुई थी, जिसके तहत एकीकृत बाल विकास सेवाओं और प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण पीएम पोषण के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की गई थी। देश में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एहतियात बरतने की सलाह दी है। केंद्र ने राज्य सरकारों को दिशा निर्देश जारी किया है। केंद्र ने राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए कोई बड़ी सभा नहीं हो और सभी लोग कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 16,561 नए मामले सामने आए हैं। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,23,535 हो गई है, जो कुल मामलों का 0.28% है। हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव को दिल का दौरा पड़ा है। उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार राजू श्रीवास्तव को पिछले 46 घंटों से होश नहीं आया। परिवार के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजू श्रीवास्तव की पत्नी शिखा को फोन कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और सहयोग की पेशकश की। 14 अगस्त को शनि ग्रह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होगा। आकाश के साफ होने पर पूरी रात चमकदार शनि बगैर टेलीस्कोप के ही नजर आएंगे। इस दौरान ये पृथ्वी का इतना निकट होगा कि साधारण टेलीस्कोप से इसके खूबसूरत छल्ले देखे जा सकेंगे। और आइए अब नजर डाल लेते हैं राज्यवार सुर्खियों पर।
हिमाचल सरकार धार्मिक स्वतंत्रता कानून 2019 को सख्त करने जा रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्म की स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 सदन में प्रस्तुत किया। विधानसभा में 10 विधेयक पेश किए गए, जिनमें से 1 पारित किया गया। 9 विधेयक आज पारित होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा में नाव पलटने की घटना में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की। साथ ही पीड़ितों को तत्काल सहायता और राहत प्रदान करने के निर्देश भी दिए। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 17 लोग लापता हैं। बिहार के सारण जिले में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मृत्यु हो गई। 5 लोगों का छपरा सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। जिला प्रशासन ने शराब विक्रेता को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जहरीली शराब बेचने वाले पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते ने सहारनपुर से जैश-ए-मोहम्मद और अन्य संगठनों से जुड़े एक कथित आतंकवादी को गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा है कि नदीम ने पूछताछ में यह स्वीकार किया है कि उसे जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ने नुपुर शर्मा की हत्या करने का जिम्मा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा की एमरॉल्ड परियोजना से जुड़े सुपरटेक के 40 मंजिला ट्विन टावर को ढहाने के लिए 28 अगस्त की तारीख तय की। तकनीकी या मौसम संबंधी स्थिति में टावर को ढहाने की सीमा में 4 सितंबर तक ढील दी गई है। मानसून के दौरान इस साल राजस्थान में हुई अच्छी बारिश से सावन का महीना पूरा होते होते राज्य के 101 बांधों के जलाशयों में पानी पूरा भर गया है। हालांकि राज्य में मानसून की बारिश का दौर अभी भी जारी रहने की उम्मीद है। जल संसाधन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के कुल 716 बांधों में 767 करोड़ घन मीटर पानी है, जो कि 2021 में इसी अवधि में 711 करोड़ घन मीटर था। राजस्थान में छोटे बड़े कुल 716 बांध हैं, जिनमें से 101 बांध पूरी तरह भर चुके हैं, जबकि 373 आंशिक रूप से भरे हुए हैं और 231 खाली हैं। मौसम विभाग ने आगामी 4-5 दिन के दौरान अधिकतर हिस्सों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। मध्य प्रदेश के धार जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर करम नदी पर बन रहे एक बांध से पानी का रिसाव बढ़ गया है, जिसके बाद बांध के निचले क्षेत्र में बसे 11 गांवों को खाली करवा लिया गया है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे भारुड़पुरा के निचले गांव कोठिया में स्थित ये बांध पानी से लबालब भर गया और बांध से पानी का रिसाव शुरू हो गया। प्रशासन और जन संसाधन विभाग ने रिसाव रोकने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। गुजरात के सूरत में उकाई बांध का पानी छोड़े जाने के बाद तापी नदी का जल स्तर काफी बढ़ गया है। पानी छोड़े जाने के बाद सूरत नगर निगम ने लोगों को अलर्ट किया। नगर निगम ने अज्जान में नदी के किनारे जाने पर रोक भी लगा दी है। बाढ़ को रोकने के लिए हनुमान टेकरी, मक्कई पुल और भरीमता में बाढ़ के द्वार बंद कर दिए गए हैं। बारिश के पानी को नदी में छोड़ने के लिए इन स्थानों पर डी वाटरिंग पंप भी लगाए गए हैं। प्रशासन मौके पर नजर बनाए हुए हैं। कर्नाटक के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद कई नदियां उफान पर हैं। खासकर तुंगा और तुंगभद्रा नदियों के आसपास के इलाके पूरी तरह से डूब गए हैं। भारी जल प्रभाव के बाद तुंगभद्रा बांध से तुंगभद्रा नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं कोप्पल में गंगावती पुल पानी में डूब गया है। तुंगभद्रा बांध, जिसकी भंडारण क्षमता जो है वो 1633 फीट है, का जलस्तर पहले से ही 1631 फीट पर पहुंच गया। हालात को देखते हुए निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। और आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। मोंटेनेग्रो में सामूहिक गोलीबारी में 12 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक व्यक्ति ने पारिवारिक विवाद के बाद अपने पड़ोस में अंधाधुंध गोलियां चला दी। बाद में पुलिस से हुई मुठभेड़ में पुलिस ने उस व्यक्ति को भी गोली मार दी। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में शुक्रवार को एक कार्यक्रम के दौरान अंग्रेजी भाषा के मशहूर लेखक सलमान रुश्दी पर हमला किया गया। एक कार्यक्रम के दौरान उन पर चाकू से वार किया गया। इस दौरान रुश्दी के गर्दन से काफी खून निकला। रुश्दी पर उस समय हमला किया गया जब वो पश्चिमी न्यूयॉर्क में आयोजित एक कार्यक्रम में व्याख्यान देने वाले थे।
ताज़ा जानकारी के मुताबिक अस्पताल में रुश्दी की सर्जरी की जा चुकी है और उनको वेंटिलेटर पर रखा गया है। वहीं हमलावर की पहचान न्यू जर्सी के 24 वर्षीय हादी मटर के तौर पर हुई है। न्यूयॉर्क राज्य पुलिस ने कहा है कि मौके पर से एक बैग और कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले हैं। भारत ने शुक्रवार को चीन और ताइवान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव को देखते हुए ताइवान जलडमरू मध्य में यथास्थिति को बदलने के लिए एक तरफा कार्रवाई से बचने का आग्रह किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के प्रयास किए जाने चाहिए। ताइवान जलडमरू मध्य में तनाव पर सवाल पर बागची ने कहा कि कई अन्य देशों की तरह भारत भी हाल के घटनाक्रमों से चिंतित है। हम संयम बरतने, यथास्थिति को बदलने के लिए क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के प्रयासों का आग्रह करेंगे। भारत ने कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब आतंकवाद के खिलाफ हमारी सामूहिक लड़ाई की बात की जाती है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एक साथ मिलकर आवाज उठाने में हमेशा असमर्थ रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि 9 अगस्त को यूएनएससी में भारत ने खुली बहस में ये मुद्दा उठाया, लेकिन चीन ने हाल में इस पर अपना सहयोग नहीं दिया। भारत और अमेरिका की ओर से पाकिस्तान के आतंकवादी पर प्रतिबंध के प्रस्ताव को चीन ने एक बार फिर से बाधित किया। अरिंदम बागची ने खेद जताते हुए कहा कि आतंकी अब्दुल रऊफ अजहर को काली सूची में डाले जाने के प्रस्ताव पर चीन द्वारा तकनीकी रूप से रोक लगाना गैर जरूरी है। India will continue to pursue its principled position of bringing these terrorists to justice, including through the UN Security Council Resolution 1267 sanctions regime. फ्रांस के पाइन के जंगलों में आग दिन ब दिन भीषण होती जा रही है। इस आग को काबू करने में फायर फाइटर्स लगे हुए हैं। यूरोप भर से दमकल कर्मी शुक्रवार को फ्रांस पहुंचने लगे हैं और आग पर काबू पाने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं। पानी के पाइप, केमिकल स्प्रे समेत अन्य तरीकों से आग बुझाई जा रही है। आग लगने से आसपास के कई किलोमीटर के दायरे में धुआं छाया हुआ है। आग के चलते लगभग 8000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। यूक्रेन के परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास गोलीबारी की खबरों पर भारत ने चिंता जताई। भारत ने यूक्रेन में जापोरिज्जिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र के इस्तेमाल हो चुके ईंधन भंडारण केंद्र के पास गोलीबारी की खबरों को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इसके नतीजे लोगों के लिए गंभीर हो सकते हैं। साथ ही नई दिल्ली ने परमाणु केंद्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपसी संयम बरतने का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था के प्रमुख ने बृहस्पतिवार को सुरक्षा परिषद की एक आपातकालीन बैठक में कहा कि यूक्रेन में जापोरिज्जिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निकट लड़ाई में केंद्र को कुछ नुकसान हुआ है और उन्होंने तत्काल एक निरीक्षण मिशन को संयंत्र का दौरा करने की अनुमति दी है। ब्रिस्टल विश्वविद्यालय के अध्ययन के मुताबिक आर्कटिक पिछले 43 वर्षों में दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में लगभग 4 गुना तेजी से गर्म हुआ है। औद्योगिक क्रांति के बाद से पृथ्वी लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस गर्म हो गई है। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में जून तिमाही में एक बार फिर गिरावट आई। हालांकि यह गिरावट अनुमान से कम रही। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने शुक्रवार को कहा कि ब्रिटेन का सकल घरेलू उत्पाद अप्रैल-जून तिमाही में 0.1% घट गया, जबकि पिछली तिमाही में इसमें 0.8% की वृद्धि हुई थी। जून में सकल घरेलू उत्पाद में 0.6% की कमी हुई। मई के वृद्धि अनुमानों को 0.5% से घटाकर 0.4% कर दिया गया। जीडीपी घटने में स्वास्थ्य खर्च में कमी का सबसे अधिक योगदान था। विश्लेषकों ने कहा है कि इस गिरावट का मतलब मंदी की शुरुआत नहीं है। देश में मुद्रास्फीति बढ़कर 9.4% पहुंच गई है। तो ये थी तमाम खबरें पराक्रम। और अब जो अगला सेगमेंट है बहुत ही रोचक है, क्योंकि उसका इंतजार हमारे दर्शक हमेशा करते हैं। क्या है अमृता, जिसका जिक्र आप कर रही हैं वो है इतिहास के पन्ने। दरअसल हमें हमारे इतिहास को जानना चाहिए और जिस तरीके से हम सोशल मीडिया पर जो लोगों का रिस्पॉन्स इसको लेकर के आ रहा है वो काबिले तारीफ है और वाकई में लोग इसे पसंद करते हैं। तो आइए पलटते हैं 13 अगस्त के इतिहास के पन्नों को और जानते हैं कि आज की खास घटनाएं क्या है। 13 अगस्त वर्ष 1795 में अहिल्याबाई होलकर का निधन हुआ।
उन्हें सेवा, सरलता, सादगी और मातृभूमि की सच्ची सेविका के लिए याद किया जाता है। अहिल्याबाई इंदौर घराने की महारानी थी। उन्होंने समाज से कई प्रकार की कुरीतियों और कुप्रथाओं को समाप्त किया। बचपन से ही शिव भक्त अहिल्याबाई हमेशा अपने पास शिवलिंग को रखती थी। इंदौर में प्रतिवर्ष उनकी स्मृति में अहिल्योत्सव का आयोजन किया जाता है। 13 अगस्त वर्ष 1936 में भीकाजी रुस्तम कामा का निधन हुआ। मैडम कामा से मशहूर भीकाजी एक स्वतंत्रता सेनानी थीं। भीकाजी ने लंदन, जर्मनी और अमेरिका का भ्रमण कर भारत की स्वतंत्रता के लिए सक्रिय रूप से काम किया। भीकाजी को जर्मनी के स्टटगार्ट नगर में अगस्त 1907 में हुए 7वें अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में तिरंगा फहराने के लिए याद किया जाता है। वर्ष 1906 में लंदन में उनकी मुलाकात प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा, हरदयाल और वीर सावरकर से हुई, जहां लंदन में रहते हुए वह दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव भी रहीं। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले एशियाई थे। भारत सरकार ने देश के प्रति भीकाजी रुस्तम कामा के समर्पण और योगदान के लिए उनके नाम पर एक डाक टिकट भी जारी किया। और आइए अब नजर डालते हैं आज की खास गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने आधिकारिक आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2022 के पदक विजेताओं से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल आज हर घर तिरंगा अभियान के तहत गांधी दर्शन संग्रहालय राजघाट के सामने ध्वजारोहण करेंगे। साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बेंगलुरु में हर घर तिरंगा अभियान के तहत बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगी आज वित्त सीतारमण। आसियान संसदों का प्रतिनिधिमंडल आगरे का दौरा आज करेगा। और आज लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष सोमनाथ चैटर्जी की पुण्यतिथि है। सोमनाथ दादा का राजनीतिक सफर जो है बेहद यादगार रहा। 4 जून 2004 को सोमनाथ चैटर्जी लोकसभा के अध्यक्ष रहे। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में व्यापक मीडिया कवरेज के लिए उन्हीं के प्रयासों से 24 जुलाई 2006 को 24 घंटे का लोकसभा टेलीविज़न शुरू किया गया। उनके लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर रहते हुए उनकी ही पहल पर भारत की लोकतांत्रिक विरासत पर अत्याधुनिक संसदीय संग्रहालय की स्थापना भी की गई थी। और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी की पुण्यतिथि पर ट्वीट करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लिखा कि कुशल राजनीति और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें भावपूर्ण नमन। उन्होंने लिखा कि संसदीय प्रणाली को सुदृढ़ बनाने और सदस्यों को सदन के माध्यम से वंचितों और शोषितों की आवाज सरकार तक पहुंचाने के अवसर देने में सोमनाथ चटर्जी सदैव सक्रिय रहे। उनके आदर्श हमारे लिए अनुकरणीय है। और अमृता, आगे बढ़ते हैं और इंटरनल सिक्योरिटी की हम बात करें। चूंकि जब भी हम ये देखते हैं कि स्वतंत्रता दिवस का मौका हो या गणतंत्र दिवस का मौका हो तो सुरक्षा और चौकसी बढ़ा दी जाती है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं, दरअसल आंतरिक सुरक्षा से आशय हमारे देश की भीतर की सुरक्षा से है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि एक राज्य को 4 अलग अलग प्रकार के खतरों का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। आज़ाद भारत में विज्ञान और तकनीक की विकसित होती प्रणालियों ने हमारी आंतरिक सुरक्षा को लेकर ज़्यादा जटिल बना दिया है, संवेदनशील बना दिया है। कुल मिलाकर हम जिस तेज़ी से बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी जिस तरीके से हमारे ज़िंदगी में अब कह सकते हैं घुसपैठ कर गई है, लेकिन उसके साथ साथ जो सुरक्षा है और ख़ासकर जो निजी सुरक्षा है वो एक बड़ा और संवेदनशील मुद्दा बन गया है। बिल्कुल। और अमृता, इन तकनीकों का इस्तेमाल जो हम करते हैं तो कई बार ये भी देखने में आता है कि ये खतरा भी बन सकती है। फ़ायदा तो इससे है ही, लेकिन देश की आंतरिक सुरक्षा पर आप आज संसद टीवी पर देखिए न्यू इंडिया डिबेट। ये डिबेट हमने शूट किया है गुजरात के राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में। तो आज शाम 7:30 बजे संसद टीवी पर जरूर देखिए न्यू इंडिया डिबेट। पारंपरिक युद्ध के बजाय छद्म युद्ध के युग में आंतरिक सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती है। Cyber crime is another internal threat and it's really emerging very fast. Artificial intelligence is playing a very vital role in the internal security. Social media, cyber crimes, इससे right now जो situation create हो रही है उसके ऊपर कोई बाउंडेशंस नहीं है। जब भी बॉर्डर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हम हमेशा लैंड की बात करते हैं।
बट जितना खतरा हमें लैंड से है उससे ज़्यादा खतरा हमें पानी से है। और इसी के साथ आपको बता दें कि हेलो इंडिया का जो कार्यक्रम है उसको आप टीवी के अलावा संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। साथ ही संसद टीवी को ट्विटर और इंस्टाग्राम ऐप पर भी उपलब्ध है। आप संसद टीवी की आईडी को फॉलो कर सकते हैं। अपने सुझाव हम तक आप पहुंचा सकते हैं। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल, चूंकि वक्त अब चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाते जाते आपको हम हमेशा सुंदर तस्वीरों के साथ छोड़ के जाते हैं। और आज ये जो तस्वीरें हैं वो ज़ाहिर तौर पर आज़ादी के रंगों में रंगी हुई हैं। एक तरफ देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो अपनी प्रतिभा से आज़ादी के पर्व की खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं। अमृता, जो अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही हैं वो वाकई में काबिले तारीफ है और वो लोगों के हुनर को भी बता रही हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि इसी कड़ी में एक 11 वर्ष की छात्र आंजनी जोशी ने बांसुरी पर हम सबका जाना पहचाना गीत सारे जहां से अच्छा एक अलग ही अंदाज में बजाया है। इस लोकप्रिय गीत को लिखा है इकबाल ने और मूल संगीत रचना भारत रत्न पंडित रविशंकर की है। चलते चलते आज आपको बांसुरी के जरिए सुनाते हैं सारे जहां से अच्छा। जी हाँ, आप इसका लुत्फ उठाइए। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।